हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसंयोजी यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये उपसंयोजी यौगिक के रिलेशन को पढ़ेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सब ध्यान से पढ़िएगा। तो चलते हैं इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं संकर यौगिक या उपसंयोजिक या जटिल यौगिक इसका पूरा नाम है। 3-4 नाम है इसका और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं इसको देखते हैं। योगात्मक यौगिक पहला हेडिंग देखते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडिशनल कंपाउंड। तो इसको देखते हैं। दो या दो से अधिक वे यौगिक जो स्टोइकियोमेट्रिक यानी रस समीकरण मिति अनुपात में आपस में जुड़कर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे ही योगात्मक यौगिक कहते हैं। वेरी सिंपल है। तो अगला देखते हैं, दिया है द्विलवण डुअल साल्ट किसे कहते हैं, ये भी देखते हैं। वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं परंतु जल में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें ही द्विलवण कहते हैं। अर्थात ये द्विलवण को जल में डालने पर अपना स्थायित्व खो देते हैं, जैसे कि पोटास एलम। इसका अणुसूत्र है K2SO4 Al2SO4 के होल ट्वाइस डॉट 24H2O या मुहर लवण, जिसका अणुसूत्र होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। और तीसरा है कार्नेलाइट, जिसका अणुसूत्र है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। तो एक याद कर लीजिएगा इसका एग्जाम्पल, एक पोटासियम एक मोअर लवण, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसको याद कर लीजिएगा। तो अगला देखते हैं, दिया संकर लवण। संकर लवण को देखते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट या उपसंयोजी यौगिक। वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में जलीय विलयन में दोनों में अस्थायी होते हैं, मतलब ठोस अवस्था में रहेंगे तब भी और जल में डालेंगे तब भी ये अस्थायी होते हैं। अर्थात जलीय विलयन में इनका पहचान अस्थायित्व बना रहता है, उन्हें संकर यौगिक कहते हैं। जैसे K4FeCN6 को जल में मतलब डालेंगे तो ये 4 मोल K+ आयन देगा और FeCN6 अलग हो जाएगा, जिसपे 4- चार्ज आएगा और K पे प्लस चार्ज आएगा। तो इसको देखते हैं, उपरोक्त विलयन में न तो Fe+2 आयन का और न तो Cn- का परीक्षण किया जा सकता है, मतलब इनका स्थायित्व बना रहेगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो आपका अगला टॉपिक दिया है केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसको देखते हैं, किसी संकर यौगिक या आयन में मौजूद वह परमाणु या आयन जिसका d ऑर्बिटल खाली होगा उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे। मतलब इसको शॉर्ट में कहेंगे तो वे संकर यौगिक या आयन में मौजूद परमाणु या आयन जिसका d ऑर्बिटल खाली होगा उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहेंगे, अर्थात सेंट्रल मेटल एटम। और अगला देखते हैं, दिया लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं, वे अणु परमाणु या आयन जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो उसे लिगेंड कहेंगे। कोई भी आयन या परमाणु जिसके पास एक लोन पेयर, जैसे कि NH2 में एमीन के पास होता है एक लोन पेयर, तो ये क्या है आपका लिगेंड है। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं। तो ऐसे ही वो परमाणु या जिसके पास एक लोन पेयर होता है उसे लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड कई प्रकार के होते हैं जिसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं लिगेंड के प्रकार। तो लिगेंड के प्रकार को देखने से पहले देख लेते हैं लिगेंड किसे कहते हैं। तो लिगेंड वे अणु या परमाणु जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसे लिगेंड कहते हैं। तो ये लिगेंड के एग्जाम्पल NH3H2O etc हैं। तो अब देखते हैं लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार में देखेंगे तो दिया है मोनोडेंटल लिगेंड। मोनोडेंटल लिगेंड उसे कहते हैं वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ एक इलेक्ट्रॉन एक उपसंयोजक बंध बनाता है,
उसे मोनोडेंटल लिगेंड कहते हैं। और दूसरे तरीके से देखते हैं, वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन एक लोन पेयर प्रदान करता है उसे एकांकी या मोनोडेंटल लिगेंड कहते हैं। ये जो हम बताए हैं मतलब उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बनाता है उसे मोनोडेंटल लिगेंड कहते हैं। अब द्विदंती लिगेंड किसे कहते हैं, इसको भी देख ले रहे हैं। वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात CMe के साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बनाता है उसे द्विदंती लिगेंड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एथिलीन डाई इमीन है। अब उभयदंती में मतलब वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कई सारे उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं। उभयदंती लिगेंड को देख लेते हैं। तो वह लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु CMe अर्थात सेंट्रल मेटल एटम के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे CN और C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, इसमें भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहेगा। NC वही साइंस का नाम होता है साइनाइड, इसका आइसोसाइनाइड। ये आपके उभयदंती लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। आपका अगला टॉपिक दिया है रंगीन आयन बनने का कारण। तो इसको देख ले रहे हैं। कई संक्रमण धातुएं यौगिक रंगीन होते हैं, इसका कारण N-1D उपकोष अपोड़ोन मतलब कि बातम कोष से पहले ही ये भरना स्टार्ट कर देते हैं। N-1D का मतलब बातम कोष से पहले, एक कोष पहले। और ये जो दिया है D ऑर्बिटल का है डायग्राम। D ऑर्बिटल के पास पांच कक्षक होते हैं जिसका नाम होता है पहले का DXY, दूसरे का DYZ, तीसरे का DZY और चौथे का DX² - Y²। और पांचवी ऑर्बिटल का नाम होता है DZ²। और ये DZ² को जब एनर्जी देंगे तो ये दो भागों में टूट जाता है जिसका नाम एक EG कक्षक होता है और दूसरे का T2G। तो T2G 3 कक्षक में टूटेगा और EG 2 कक्षक में। और इसका नाम DXY वही 3 है, इधर का 3 रहेगा नीचे जिसका T2G नाम होता है और जो बचता है इधर वाला 2 ऊपर चला जाता है, इसका नाम EG होता है। तो वही है DX² - Y² DZ²। और इसमें तीनों कक्षक के पहले रहेंगे। तो इसमें देख ले रहे हैं सामान्यतः संक्रमण धातुओं के परमाणु की डी उपकोष के पांचों ऑर्बिटल कक्षा की ऊर्जा समान होती है, परंतु जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो इसके T2G तथा EG कक्षक अलग अलग हो जाते हैं। वही बताए हैं जिसमें T2G की ऊर्जा कम तथा EG की ऊर्जा अधिक होती है। इसमें इसका कम ऊर्जा होगा और इसका अधिक होगा। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या। इसको देख ले रहे हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगेंड के बीच बनने वाले उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को ही समन्वय संख्या कहते हैं। वेरी सिंपल है। अब अगला टॉपिक को देखते हैं। आपका जो अगला टॉपिक दिया है BBT थ्योरी या उपसहसंयोजक सिद्धांत, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आ सकता है आपके एग्जाम में और आता भी है। तो इसको देख ले रहे हैं BBT थ्योरी को। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT का फुल फॉर्म होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। BBT थ्योरी मुख्य रूप से संकर यौगिकों की ज्यामिति मतलब आकृति, ज्यामिति, हाइब्रिड और आकृति और चुंबकीय गुणों की व्याख्या करते हैं। इस सिद्धांत में मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला देख ले रहे हैं। केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात सेंट्रल मेटल एटम अपने ऑक्सीकरण संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। ये आपका पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट को देखते हैं। CMe अर्थात सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ बंध बनाने के लिए कई रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, मतलब D ऑर्बिटल जो होता है वो कहीं कहीं खाली हो जाता है, मतलब अपूर्ण होता है वही। और तीसरे पॉइंट को देख ले रहे हैं। ये रिक्त कक्षक संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करते हैं जिनमें लिगेंड अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाता है। और इसी में थोड़ा सा देख ले रहे हैं चुंबकीय आघूर्ण, जिसका सूत्र होता है N+, कोष्टक में N+2
Bm मतलब बोहर मैग्नेटाइज, जहाँ n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। ये चुंबकीय आघूर्ण निकालने का आपका फार्मूला है, इसलिए बता दे रहे हैं। और बीबीटी थ्योरी की आप सीमाएं देख ले रहे हैं। बीबीटी थ्योरी की सीमाएं में पहला जो दिया है पॉइंट, बीबीटी थ्योरी संकर यौगिकों के रंग व स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। ये आपका पहला कमी हुआ, लिमिटेशन बीबीटी थ्योरी की, ये पहली कमी हुआ। अब दूसरी कमी को देखते हैं। बीबीटी थ्योरी की जो दूसरा कमी है दिया है, बीबीटी थ्योरी संकर यौगिकों की क्रिया विधि के बारे में व्याख्या नहीं कर पाए। मतलब बीबीटी थ्योरी संकर यौगिकों के अर्थात उपसहसंयोजी यौगिकों के क्रिया विधि मतलब रिएक्शन के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और तीसरे कमी को देखते हैं, बीबीटी ने सीएम में अर्थात सेंट्रल मेटल एटम पर अधिक महत्व दिया, जबकि लिगेंड पर महत्व नहीं दिया। चौथे पॉइंट को देखते हैं, यह सिद्धांत ऊष्मा गति एवं गतिकी के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। और चौथा जो लास्ट है बीबीटी थ्योरी की सीमाएं में, यह सिद्धांत चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये रहे आपके बीबीटी थ्योरी के सीमाएं। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, सीएफटी थ्योरी। आपका सीएफटी थ्योरी दिया है, पहला पॉइंट को देखते हैं सीएफटी थ्योरी के। बीबीटी और सीएफटी थ्योरी दोनों ही सिद्धांत परमाणु ऑर्बिटल की व्याख्या करती हैं। मतलब परमाणु ऑर्बिटल के दोनों सीएफटी और बीबीटी दोनों ही मतलब एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरे पॉइंट को देखते हैं, सीएफटी थ्योरी ऑर्बिटल विभाजन के बारे में नहीं बताया। और तीसरे पॉइंट को देखते हैं, सीएफटी थ्योरी परिसरों के भौतिक गुणों की जैसे रंग व चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करता है। सीएफटी थ्योरी के चौथे पॉइंट को देखते हैं, सीएफटी थ्योरी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की विकृति को समझाता है। और सीएफटी की सीमाएं देखते हैं, सीएफटी थ्योरी की सीमाएं दी हैं, यह सिद्धांत बाह्य कक्षक संकुल यौगिक के बनने की व्याख्या नहीं कर पाया। संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक कोई बात ही है, तो वही दिया है, यह सिद्धांत बाह्य कक्षक संकुल यौगिकों के बनने की व्याख्या नहीं कर पाया। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के रंग स्पेक्ट्रम आदि की व्याख्या नहीं कर सकती, इसलिए ये भी फ्लॉप हो गया। तो इसके बाद आया आपका वेस्पर थ्योरी, इसको देखते हैं। तो अब वेस्पर थ्योरी को देखने जा रहे हैं। तो वेस्पर थ्योरी को देखते हैं। इस थ्योरी को गिलेस्पी तथा नायालम ने प्रपोज किया था अर्थात खोजा। ये थ्योरी मॉलिक्यूल की ज्यामिति पर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन के इफेक्ट को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर दो प्रकार के होते हैं, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। लोन पेयर को एलपी से दर्शाते हैं और बॉन्ड पेयर को वीपी से। वेस्पर थ्योरी के अनुसार पॉइंट वाइज करके देखते हैं। जो पहला पॉइंट है आपका, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपल करते हैं। मतलब वो सही बात है, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपल ही करेंगे, तो वही इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं। दूसरे पॉइंट दिया है, स्पेस में अणु वह ज्यामिति ग्रहण करता है जिसमें रिपल्सन मिनिमम होते हैं, मतलब कि जिनमें रिपल्सन कम होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, बीबीटी सिद्धांत के अनुसार धातु व लिगेंड के बीच उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है, परंतु सीएफटी सिद्धांत के अनुसार आयनिक बंध पाया जाता है। मतलब कि बीबीटी के अनुसार धातु व लिगेंड के बीच उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है और सीएफटी के अनुसार आयनिक बंध पाया जाता है। तो आयनिक बंध को एम निगेटिव से डिनोट करते हैं, जिसका एक एल इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एल पर प्लस आ जाएगा। आयनिक बंध का दिया एग्जाम्पल और उपसहसंयोजक बंध का, ये सीएफटी के लिए है और बीबीटी के लिए है। इसलिए सीएमई मतलब सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, वही है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये उपसहसंयोजी यौगिकों के चैप्टर से है, और इस जो बताए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक बार आप इसको देख लीजिएगा फिर से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बताए हैं। वेस्पर थ्योरी, सीएफटी थ्योरी, एक बीबीटी थ्योरी, ये तीनों तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और भी बताएं जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा।
तो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में।